नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हाल फिलहाल का इतिहास देखें तो चीन ने जब भी हमला किया, चोरी छिपे किया और हमेशा हमारी पीठ के पीछे छुरी घोंपी है। लेकिन अब जो चीन कर रहा है, अब जो वो हिम्मत कर रहा है, हिमाकत कर रहा है, सब कुछ खुलेआम कर रहा है, खुल्लम खुल्ला कर रहा है। और मैं इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि जिस वक्त चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा डेलीगेशन, जिसमें टॉप लीडर्स थे, बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में, बीजेपी के मुख्यालय में बीजेपी के नेताओं के साथ चाय पी रहे थे, उसी वक्त चीन की सेना हमारी सरहदों के अंदर जमीनें लूट रही थी, हमारी जमीनें लूट रही थी। अब दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, जरा सोचिए कि 2 दिन पहले चीन की रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी, उसका एक टॉप डेलीगेशन, उसमें कई टॉप लीडर्स, वो बीजेपी के मुख्यालय आते हैं, उनके लिए लाल कालीन बिछाई जाती है और फिर चाय पे चर्चा होती है और फिर तस्वीरें खिंचाई जाती हैं। बीजेपी के नेता और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के, रूलिंग पार्टी के नेता, और उसके बाद अगले दिन यानी आज आरएसएस के मुख्यालय में चीन के नेताओं के लिए लाल कालीन फिर बिछाई जाती, फिर जो है बातचीत होती है। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी बातें हिंदुस्तान के बड़े बड़े अखबारों में सुर्खियां बनकर छापी जा रही हैं। और उसी समय जम्मू कश्मीर, लद्दाख के पास जो सक्शगाम वैली है, घाटी है, वहां पर चीन की फौज अंदर घुसती है, सड़क बनाना शुरू करती है। और सड़क भी कोई 1-2 किलोमीटर की नहीं, 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनती है। और उसके ठीक बगल में पाक अधिकृत कश्मीर में पाक की सेना तैनात है और एक तरफ सियाचिन का ग्लेशियर है। ऐसी जगह पर चीन सड़क बना रहा है और डंके की चोट पर चीन का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि यह जमीन तो अब हमारी है, हमारा हक है कि हम यहां पर सड़क बनाएंगे, जो करना है कर लो। 属于中国领土，中方在自己的领土上开展基础设施建设无可非议。中国和巴基斯坦已于上个世纪。 अब दोस्तों, देश की सुरक्षा के लिए इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है कि सियाचिन ग्लेशियर में जहां भारत और पाकिस्तान की फौजें आमने सामने खड़ी हैं, उसके ठीक बराबर में सक्शगाम वैली में, घाटी में जो हमारी जमीन है, वहां पर चीन का कब्जा हो गया है और वहां पर सड़क बन रही है, वहां पर चाइना के टैंक चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं। और देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ एक प्रवक्ता को खड़ा किया जा सकता है। मोदी की जो कैबिनेट है उसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री चुप हैं, गृह मंत्री चुप हैं, प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं बोलते। और जब ये बात मैं चाइना के एक्सपर्ट, जिन्होंने सबसे पहले ये मसला उठाया था, सुब्रमण्यम स्वामी, जो खुद बीजेपी में, मैंने डॉक्टर स्वामी से पूछा कि आखिर क्यों सरकार चुप है। सुनिए क्या कहा उन्होंने मोदी के बारे में। क्या मोदी जी तीसरी बार एज प्राइम मिनिस्टर फॉरेन पॉलिसी नहीं समझते, विदेश के मामले नहीं समझते? समझते तो पूरा समझते हैं। इतना है कि चाइना को छेड़ो मत, वो पोल खोल देगा, ये है। ओके। चाइना से बहुत डरता है। अब दोस्तों, अगर अपनी स्क्रीन पर आप ये नक्शा देखेंगे तो स्थितियां और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। इस नक्शे में आपको एक तरफ सियाचिन ग्लेशियर दिख रहा होगा, उसके ठीक ऊपर सक्शगाम घाटी है जो भारत के हिस्से की है, भारत में, जम्मू कश्मीर लद्दाख में। और यहीं पर जो है वो चीन सड़क का निर्माण कर रहा है। चीन की जो फौज है बढ़ती चली जा रही है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये खुलासा 6 साल पहले किया था और इस 6 सालों में ये कब्ज़ा लगातार बढ़ रहा है। अब चीन यहाँ पर सड़क क्यों बना रहा है, क्यों उसने कब्ज़ा किया, और इस ऑल वेदर रोड के पीछे उसका मकसद क्या है? दरअसल चीन ना सिर्फ अपनी मिलिट्री की प्रेजेंस बढ़ा रहा है जम्मू कश्मीर के चारों तरफ, सियाचिन ग्लेशियर के पास, बल्कि सबसे बड़ी बात है कि वो पाकिस्तान की आर्मी को भी यहाँ लॉजिस्टिक सपोर्ट देना चाहता है। क्योंकि पिछले 5 सालों में आंकड़े बताते हैं कि 80% पाकिस्तान का गोला बारूद और जहाज से लेकर हथियार, ये सब के सब चीन से सप्लाई हो रहे हैं। तो इसी रूट से गोला बारूद भी भेजा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, चाइना जो एक रोड बना रहा है, अपना जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल रोड प्रोजेक्ट बना रहा है, वो भी इसी रास्ते से होते हुए, पीओके से होते हुए, अगर आप ये नक्शा देखें तो इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर और लाहौर से होते हुए ये गवादर पोर्ट तक सड़क जारी। यानी चाइना के लिए ये जो एरिया है जिस पर उसने कब्जा किया है, वो आने वाले समय में उसके लिए एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, सिक्योरिटी असेट होगा।
और दूसरी तरफ देखिए, कल्पना कीजिए कि वही चीन की सरकार, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता बीजेपी के नेताओं के साथ चाय पी रहे हैं और बातों का लुत्फ उठा रहे हैं और तस्वीरें खिंचाई जा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जो चीन ने पाकिस्तान की मदद की, हथियार, टेक्नोलॉजी, जेट सब देने में जो चीन की भूमिका थी, क्या उस बारे में बात हुई इन बैठकों में? तो ये सब सवाल जवाब मांगते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बीजेपी से, प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करती है कि पूरी जवाबदेही, पूरी पारदर्शिता के साथ हमें बताइए कि इन क्लोज डोर मीटिंग्स में क्या हुआ, भारत के कितने हितों का समझौता करके आप आए हैं, ये हमें जानना है। अब दोस्तों, ये बात सच है कि अगर आज के आप हालात देखें, आज का दौर देखें, तो चीन दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रियल पावर है, मैन्युफैक्चरिंग में वो हमसे आगे। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत चीन के आगे बहुत कमज़ोर है। हमारी आबादी, हमारी जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, आज की तारीख में चीन से ज़्यादा है। अगर भारत की सेना देखें तो किसी सूरत में, चाहे जोश हो, जज्बा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चीन से कम नहीं है। सवाल इस बात का है कि भारत जो इतना बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आखिर वो चीन के आगे क्यों झुक रहा है? और भारत छोड़िए, भारत के प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट, उनकी सरकार, उनकी पार्टी और उनका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है, वो क्यों चीन के आगे झुकता दिखाई दे रहा है? सिर्फ चीन ही नहीं, अमेरिका के आगे भी झुकता दिखाई दे रहा है। तो ये जो आप कह सकते हैं बीजेपी का जो इकोसिस्टम है, ये क्यों सरेंडर है A to Z? और यही सवाल मैंने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से किया, जो बीजेपी के लीडर हैं, जो बीजेपी के सांसद रहे, जो इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर रहे, जो एक समय में मोदी को फॉरेन पॉलिसी सिखा रहे थे, जो एक समय में मोहन भागवत को बहुत कुछ बता रहे थे, जो 6 बार चीन गए और उन्होंने सबसे पहले पार्लियामेंट में कहा कि कई जगह पर चीन की सेना सरहद के अंदर घुसकर जमीन कब्जा कर रही है। मैंने उन्हीं से पूछा कि भाई क्या वजह है, इस सरेंडर की वजह क्या है डॉक्टर साहब? व्हाट इज द रीजन? सुनिएगा, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को सुनिएगा। जब बोलते हैं तो तथ्यों के साथ फिर खोल के बोलते हैं, फिर कोई बोल नहीं पाता दूसरा, कम से कम इस मुल्क में। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरा पहला सवाल डॉक्टर साहब, पहला सवाल ये है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का एक हाई लेवल डेलीगेशन बीजेपी के साथ दिल्ली में बातचीत करता है और हमको बताया जाता है कि चाइना और भारत से संबंध सुधर रहे, ऑल इज वेल, और अचानक हम देखते हैं कि चाइना जो है सक्षम वैली, जो हमारी वैली है, हमारा हिस्सा है, वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर देती है। और जब विरोध किया जाता है तो चाइना कहता है कि ये जमीन तो हमारी है, हमें तो यहाँ कंस्ट्रक्शन करने का, निर्माण करने का अधिकार है। और भारत तब से चुप है, मोदी जी चुप हैं, अमित शाह चुप हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री चुप हैं, एवरीबडी साइलेंट सर। ये क्या हो रहा है? कब्जा हो रहा है? नॉट एवरीबडी। 7-8 साल से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाइना गया था लेक्चर देने के लिए उनकी यूनिवर्सिटी में। तो मैंने ये पब्लिकली डिक्लेयर किया, मैंने बोला कि चाइना ने जमीन ले ली है और इस जमीन को लेने के लिए हमारे तरफ से कोई टिप्पणी नहीं दे रहा है। जब मोदी को ये सवाल दिया गया तो उन्होंने कहा कि कोई आता है कोई जाता है, इस तरीके से उसने मजाक की थी। मैं 2020 में, माने 6 साल पहले ये मामला हुई थी और चाइनीज़ ने ज़मीन ले ली थी, हड़प कर ली थी, और उसके बाद उन्होंने उसको बढ़ाया है। और ये कितने बार हमने पार्लियामेंट में भी सवाल उठाई, उसमें भी इन्होंने जवाब नहीं दिया, कहा कि जवाब देंगे, बट कभी तक नहीं दिया। अभी भी पार्लियामेंट की इसमें पड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि मोदी का एक कहीं कोई विवश है किसी बात से, क्योंकि ये कई बार चाइना के साथ गए थे और उस समय जो एम्बेसडर था एस जयशंकर, इन दोनों ने ऐसी माहौल बना दी कि कोई भी चाइना के विरोध में बोल नहीं सकता। तो कौन सी नई बात है? हमारी 20 एकड़ जमीन
चाइना ने हड़प कर लिया है और इस पर इन्होंने आज तक कभी जवाब नहीं दिया। मैंने पार्लियामेंट में, जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर था, तो मैंने इस सवाल उठाया था। मैं 6 बार पार्लियामेंट गया हूँ और उसमें ऐसी कभी मैंने इन 6 में एक भी नहीं देखा मैं इसको जी छोड़कर कि जहाँ कोई बोलता ही नहीं है पार्लियामेंट में। कहते हैं जी नहीं स्वामी, कल तक के चाइना का दोस्त था, आज उनके विरोध में हो गया। वह विरोध में होऊंगा यदि हमारी जमीन लेंगे। मैं तो उनका भाषा जानता हूँ, मैं तो उनको पढ़ाया। मैंने अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चाइनीज के स्टूडेंट्स जब आए वो पढ़ के गए थे। हमें बहुत मानते हैं, आज भी वो हमें बहुत मानते हैं, परंतु वो जानते हैं कि मैं नहीं हिलूंगा और वो भी नहीं हिलेंगे और हमारी सरकार हिलते रहेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, ठीक है, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जो दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, वहाँ पढ़ाते थे, चाइनीज़ छात्र आपसे पढ़ते थे, आपके चेले हैं, और लोग कहते थे कि साहब आप चाइना के करीबी हैं, लेकिन जब देश की बारी आई तो आपने चाइना को अलग कर दिया एक झटके में। मैं कह रहा हूँ कि आप इतना कुछ सोचते हैं देश के बारे में और इस उम्र में सोचते हैं, नरेंद्र मोदी जिनको जिम्मेदारी दे रखी है देश ने, वो क्यों नहीं सोचते जैसा आप सोचते हैं? वो क्यों नहीं देश के बारे में सोच रहे? वो क्यों चाइना से डर रहे हैं? वो जब चीफ मिनिस्टर थे, कितने बार चाइना गए और क्या किया वहाँ? वो उसको बाहर मोदी निकालना जी ने। पड़ेगा। हाँ, मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के और 10 बार गए थे चाइना। ओके। और 10 बार में क्या कर रहे थे? उस समय एम्बेसडर जो था हमारी देश की दूतावास में, वो था यही जो आज हमारी फॉरेन मिनिस्टर है। तो इन जयशंकर। दोनों ने पता नहीं क्या मजा उठाया वहाँ। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, कम से कम बीजेपी बीजेपी में और भी नेता हैं, अमित शाह है, उन्हीं को बोलना चाहिए, राजनाथ सिंह है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। सबका रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है, वो कौन बोलेगा? बोलने वाला है कोई नहीं है। मैं हूं तो कहते हैं कि हाँ, स्वामी को चिढ़ आ गई कि उसको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया तो इसीलिए ऐसे बोल रहा है। तो यह है समस्या। मैं आज भी कहता हूं कि आपकी जो जर्नलिस्ट की जो एक ग्रुप चाइना जाकर आए, वो आने नहीं देंगे। कोई आया ही नहीं, कोई गया नहीं, यही मोदी ने कहा था उस समय। जी और सब हंसे और मुझे कह रहे थे कि भाई कल तक तो ये स्वामी क्यों इतना चिढ़ा हुआ है? चिढ़ा हुआ है क्योंकि उन्होंने पहले कभी हमारी जमीन छुआ नहीं। जब हमारी चलिए। जनता पार्टी की सरकार थी, किसी जो छुआ नहीं। अब उन्होंने इतनी हड़प कर ली है, अब पता नहीं और कौन। हमें तो वास्तविकता है अभी तक पूरा नहीं पता है। जी नहीं, आपने कहा कि आप चाइना गए, आपने ये मामला उठाया, 6 साल पहले आपने उठाया था मामला, 8 साल पहले उठाया था कि भाई हमारी ज़मीन है, वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पर सियाचिन की घाटी साथ लगी हुई है, पाकिस्तान और चीन जो हमारे दोनों एक तरह के दुश्मन हैं वो एक हो रहे हैं, वहाँ पर मोर्चेबंदी हो रही है मिलिट्री के लेवल पे, हमको हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या ये बातें जब आपके संबंध मोदी जी से ठीक थे, आपने मोदी जी को नहीं बताया? मोदी जी मैंने तो एक कहते बार थे कि आप बताया। गुरु हैं, एक टाइम पे कहते थे हमारे स्वामी जी। आपने बताया नहीं अपने चेले को? बात यह है कि उसके घमंड जो हो गए प्रधानमंत्री बनने के बाद, वो किसी का सुनता नहीं था। जो हम बोलते थे तो सुनते थे कि हाँ कुछ उसकी कारण होगा, ऐसा बोलता है। बट कभी नहीं गए उन्होंने इस जवाब दिया और ना पार्लियामेंट में उन्होंने जवाब दिया। तो ये हम सब जानते हैं, बाकी सब लोग चुप। ट्रंप साहब जो हैं वो रोज धमकी देते हैं नरेंद्र मोदी को, रोज धमकी देते हैं हिंदुस्तान को कि मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। तो आज भारत को क्या करना चाहिए? अमेरिका भी नाराज है, चाइना भी नाराज है, पाकिस्तान पहले से दुश्मन है, बांग्लादेश नया दुश्मन हो गया, तो भारत को क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? कुछ कुछ सलाह आप देना चाहेंगे? संघ के संचालक को बोलना चाहिए कि मोदी को हटाओ, बहुत बहुत हो गया उसका। 3 साल होने वाला है तो उसको, आई मीन 3 बार होने वाला 3 बार है। के प्रधानमंत्री तो जी। किसी और को लाओ जो चाइना को दो टूक बात कर सके। वो कौन है वो तो आपको तय करना होगा।
परंतु ऐसा मैं मोहन मोहन भागवत को बोल भी चुका हूँ, मैं मोहन भागवत से बात भी कर चुका हूँ, बट वो नाम आजकल तो मोदी आरएसएस को भी नहीं सुनता है। आपने मोहन भागवत से क्या कहा था, कब मुलाकात हुई थी, क्या बोला था आपने उनसे? यो ये मैं वही 2020 या 6 साल पहले जी, क्या, कहाँ मुलाकात हुई थी, क्या? मैंने चाइना से आकर मैं उनके जा वहाँ उस समय आप वहाँ अखबार देखोगे तो अमित शाह ने कहा ये स्वामी तो रोज चाइना जाता है, क्यों जाता है? अरे मैं जाना है तो तुम क्या कर रहे हो उसको जानने के लिए गया था। उसके बाद वो चुप हो गए। आपने कहा कि 2020 में आप चाइना गए, वहाँ आप स्टडी कर रहे थे, आप वहाँ से लौट कर आए, आपकी मोहन भागवत आरएसएस के चीफ से बात हुई, आपने आरएसएस के चीफ से कहा कि भाई ये स्थिति, आप इस पे एक्शन लीजिए, और अब आप कह रहे हैं कि मोहन भागवत भी इसमें कुछ नहीं करे, तो मोहन भागवत पे भी क्या प्रेशर है? आरएसएस के चीफ भी क्या डरते हैं मोदी जी से? कोई प्रेशर नहीं है। आरएसएस शुरू से ये है कि हम बीजेपी को मजबूत करेंगे, परंतु हम उसके संचालन नहीं करेंगे। हमें तो संघ चालक बनानी है। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल अफेयर्स में मोहन भागवत ने कहा कि हम इंटरफियर नहीं करेंगे। मुझे एक चीज़ बताइए कि इधर जो नरेंद्र मोदी ने पहले ट्रंप से अच्छे संबंध रखे, उन्होंने शी जिनपिंग जो चाइना के जो प्रीमियर हैं, सुप्रीमो हैं, उनको भारत बुलाया कई बार। हमने देखा कि मोदी जो हैं वो शी जिनपिंग के साथ झूला झूल रहे हैं, चाय पी रहे हैं, चाय बना रहे हैं, गले लग रहे हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी। तो इस दोस्ती का भी कोई असर नहीं हुआ? नहीं, कोई दोस्ती नहीं था। चाइना इसकी नजर भाव है, जो इसकी सोच है, इसकी जो ज्ञान है, ये सब जानने चाहते थे। ये नया आदमी था उनके लिए, तो इसीलिए वो आई मीन चाइना कई बार जब मोदी जब ये चीफ मिनिस्टर था होकर आया, क्या किया वहाँ वो मैं क्या बोलूँ, मैं नहीं बोलूँगा उस पर वो क्या किया, बट क्यों गया, कभी किसी को नोटिस दिया, कहीं भाषण दिया, कुछ किया? नॉट एट ऑल। तो मोहन भागवत क्या करेंगे? मोहन भागवत तो उसने कुछ बताया नहीं। और जब सवाल आई तो इन्होंने यही कहा कि भाई ये तो बड़ी बड़ी बात है, आप इसमें मत पड़िए। एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा हूँ, चाइना जिस तरह से ये रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है, शक्सगम वैली में रोड बना रहा है, बगल में पीओके है, इधर सियाचिन है, अगर ये रोड बनती चली गई और वहाँ कंस्ट्रक्शन होता चला गया तो इसका असर भारत पर क्या होगा? ये भारत के लिए कितना खतरनाक है? ये हमारी जो हिमालयन के एरिया हैं और जी, सिक्योरिटी, जी हाँ, वो सब कट जाएगी। और मैं समझता हूँ कि बड़ी अभी वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि आस्ते आस्ते वो हम कर लेंगे। और उन्होंने आज हमारे देश में, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि आज की परिस्थिति में चाइना का जो पकड़ है वो कितने हैं, तो हमारे जो सवाल थी उसको नज़रअंदाज कर दिया। उसको कहा कि हम नहीं दे सकते हैं आपको, इसमें आप जाकर पार्लियामेंट में देख लीजिए। कभी इन्होंने कोई इस पर लिखा नहीं, क्योंकि जो हुआ है, जब मैंने एक बार सारा डिटेल्स देकर बोला पार्लियामेंट में, तो मोदी ने क्या कहा, कोई आया ही नहीं, कोई गया नहीं, मैं ये सब कैसे जानूं, ये ऐसी भाषा उन्होंने कहा था, मजाक उड़ाई थी हमारी। कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, जी, नफरत आ गई। क्या बात है, पहले तो बड़ी दोस्ती थी। हाँ, जब तंग शाओपिंग थे, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन माओ सेतुंग ने बेड़ागर्क किया, उसको ठीक करने के लिए अमेरिका से हमारी दोस्ती कराई है। तो फिर उस समय मैंने ये सवाल उठाया था कि दोस्ती उठाई तो कैलाश मानसरोवर खोलिए, तो उन्होंने कहा मैं खोलूंगा और तुम पहले जाकर आओगे।
तो कैलाश मानसरोवर के आने जाने के लिए मैंने शुरू किया था, मोदी ने नहीं किया था, इंदिरा गांधी ने नहीं किया था, किसी और ने नहीं किया था। मैंने इसको शर्त बनाया तो उन्होंने कर दिया। समझ गया। आप कह रहे हैं कि आप चाइना जाते थे, चाइना के एक्सपर्ट थे, चाइना को आपने अमेरिका के क्लोज किया, वहाँ से उनकी इकोनॉमी जो है सुधरी, और आपने बदले में कहा कि भाई मानसरोवर का जो यात्रा है इसको दोबारा खोलो। आप कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शनल दोस्ती हो सकती है, यानी लेना देना, जब तक हम लेन देन नहीं करेंगे चाइना जो है हमें हमें कहीं ना कहीं मूर्ख समझेगा, ये आप कह रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताइए डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जो अब 3 बार के देश के प्रधानमंत्री हैं, 3 बार के वो मुख्यमंत्री भी रहे, 2001 से 2026 तक लगातार मोदी जी कुर्सी पर बैठे हैं, सत्ता पे बैठे हैं, तो क्या इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, 25-26 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद, क्या मोदी जी तीसरी बार एज प्राइम मिनिस्टर फॉरेन पॉलिसी नहीं समझते, विदेश के मामले नहीं समझते? क्या उनके पास एक्सपर्ट नहीं है? क्या गलती कर रहे हैं मोदी? समझते नहीं है, समझते तो पूरा समझते हैं। इतना है कि चाइना को छेड़ो मत, वो पोल खोल देगा, ये है। ओके। चाइना से बहुत डरता है। चाइनीज खुद मुझे कहते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं हार्वर्ड में, अभी भी प्रोफेसर हैं इधर उधर, हमसे बात करते हैं तो कहते हैं कि सिर्फ आप ही हैं जो हमारी बुरा करते हैं, बाकी सब लोग हमारे पक्ष में हैं इंडिया में। क्या हाँ। वाजपेयी साहब को भी आपने करीब से ही देखा होगा, अटल बिहारी वाजपेयी या हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी, क्या वो लोग भी घबराते थे या इनसे नहीं, बेहतर थे अगर आप मोदी से कंपेयर करते हैं? अडवाणी नहीं घबराते थे, बट वाजपेयी घबराता था। आडवाणी जी? अडवाणी जी प्रधानमंत्री होते तो बहुत अच्छा होते, मतलब मोदी से बेटर होते? और 10 गुना भी कम है। वो पढ़ा लिखा आदमी था, ज्ञानी था, और लोगों से मिलता था, और भी थी। अभी इन घर में वो ये सिनेमा एक्ट्रेसेस नहीं आते थे। आडवाणी जी के घर पे? ओके, मतलब फैमिली पर्सन थे आप कह रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ स्वामी साहब, क्या होना चाहिए, क्योंकि भाई आप सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं, फॉरेन अफेयर्स को समझते हैं, घरेलू राजनीति को भी समझते हैं, चाइना के आप एक्सपर्ट हैं, अमेरिका के एक्सपर्ट हैं, सबको समझते हैं। अगर मैं आपसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूछूं कि आप, मगर हम मोदी की बात ना करें, हम इंडिया की बात करें कि इंडिया को अब क्या करना चाहिए? क्या अमेरिका को, रशिया को, चाइना को साथ लेके चलना चाहिए? चाइना और अमेरिका को साथ लेके चलना चाहिए? सिर्फ अमेरिका को साथ लेके चलना चाहिए? क्या करना चाहिए? सिंपल लैंग्वेज में आप कैसे बताएंगे? लास्ट क्वेश्चन। देखिए, पहली मैं ये बता देता हूँ कि जो बीमारी है वो है नरेंद्र मोदी, क्योंकि उसने इन 3 बार प्रधानमंत्री बन के उन्होंने इतनी घूमते घूमते उसने अपनी जो चरित्र है उसमें वो बहुत ठेस पहुंचाया है, तो उसको तो जाना चाहिए। एक चीज और, अगर आप ये कह रहे हैं कि मोदी जो है वो उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, 3 बार का टर्म हो गया, तो फिर ये भी तो बताइए सुब्रमण्यम स्वामी साहब, उनका विकल्प कौन है? किसको फिर आप मानते हैं कि वो मोदी से बेहतर हो सकते हैं? बीजेपी होना अनिवार्य है, क्योंकि हम इस देश में हिंदुओं में पुनरुत्थान करने के लिए प्रयास करेंगे और कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मोदी की जो कैबिनेट इस वक्त है, जैसे नितिन गडकरी हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, राजनाथ सिंह हैं, क्या ये बेहतर हो सकते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर? से अच्छे हो सकते हैं, परंतु ये उस अनुशासन में आए हैं कि वो कदम नहीं उठाएंगे, और कदम नहीं उठाएंगे तो मोदी उनको किनारे में रखेगा। हिम्मत नहीं जो है। वो खड़े नहीं होंगे। मुझे कहेंगे कि भाई तुम कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। मुझसे कहा कई बार, तुम कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। आप बोलिए। ओके, तो ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी थे, उनका ये कहना है कि भाई कहीं ना कहीं चाइना धीरे धीरे
प्रभाव बनाता चला जा रहा है। सरकार चुप है, कोई बोलने वाला नहीं है। चाइना के आगे सब झुके हुए लगते हैं। फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं बिगड़ती चली जा रही है और कोई भी एक्सपर्ट आज की तारीख में वो नरेंद्र मोदी के करीब नहीं। और भी बहुत सी इन्होंने चीज़ें बताई कि अमेरिका के साथ क्या करना चाहिए, चाइना के क्या साथ करना चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात सुब्रमण्यम स्वामी ने कही, डॉक्टर साहब ने, कि अगर ये कंस्ट्रक्शन चलता रहा, इस तरह से चाइना हावी होता रहा और हमारे ही जमीन हड़प कर अगर वहां पर कंस्ट्रक्शन करेगा, अपनी सेना तैनात करेगा, बगल में पाकिस्तान की भी फौज है, तो ये स्थितियां भारत की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। बहुत ही खतरनाक स्थिति आ सकती है। और एक ही विकल्प इन्होंने बताया कि एक विकल्प है कि आप जमकर मोर्चे पे लड़ें और अगर युद्ध लड़ना हो तो युद्ध भी लड़ सकते हैं, ये इनका कहना है। चाइना के आगे झुकना नहीं, जो झुकेगा वो दबेगा। डॉक्टर साहब, आप इस प्रोग्राम में आए और आपने कई ऐसी बातें करी जो मुझे लगता है कि शायद इस देश में आज की तारीख में और कम से कम बीजेपी का कोई नेता इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। और आपको हमेशा बहादुरी के लिए जाना गया, बोल्डनेस के लिए जाना गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।